बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, दौरे जदीद में असरे हाजिर में सियासत, तिजारत और सहाफ़त का नेक्सस साबित हो चुका है और जदीद दौर में ये बात अब किसी से मख्फी नहीं रही और सब पे अया हो चुकी है कि ये तीनों आपस में गठ जोड़ करके एक दूसरे के मफादात का हुसूल मुमकिन बनाते हैं। चुनांचे सियासत, तिजारत और सहाफ़त के गठ जोड़ पे या नेक्सस पे पूरी दुनिया में बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं और लिटरेचर का एक बहुत ख़तीर हिस्सा इन तीनों के इंटर कनेक्शन के हवाले से मौजूद है कि कैसे एक सियासतदान, एक हुक्मरान सियासत में आके अपने इख्तियारात को बढ़ाता है और अपने इख्तियारात का इर्तिकाज़ अपनी ज़ात के अंदर करता है, अपनी ज़ात को इख्तियारात का एक पावर स्टेशन या ग्रिड स्टेशन बना के और उसके बाद वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक उसका इस्तेमाल करता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिवीज़न करता है। चुनांचे यही हुक्मरान जब अपने इख्तियारात को बढ़ाते हैं तो उसके उसी ज़िमन में ये अपने कारोबारी मफादात को आगे लेके चलते हैं, अपने बिजनेस एम्पायर को फैलाव देते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने जो बिजनेस पार्टनर होते हैं, जो तिजारती पार्टनर होते हैं, जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, सरकारी इदारों की कौड़ियों के इवज़, कौड़ियों के भाव फ़रोख्त करके उन्हें खुसूसी तौर पे नवाजा जाता है। फिर वही बिजनेस पार्टनर उस सरकारी इदारे के कुछ शेयर्स बेच के करोड़ों डॉलर वसूल करके इन हुक्मरानों को भी अपना हिस्सा दे देते हैं। चुनाचे इस तरह ये मफादात का खेल आगे चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और फिर ये जो तीसरा शोबा है सहाफ़त, उसके ज़रिए जब करप्शन मंजर आम पे आती है तो उसके ज़रिए उन मामलात को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। चुनांचे मैं कई वीडियोस में आप लोगों के सामने ये बात पेश कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों के सामने हुसैन नवाज साहब के बारे में जो कॉलम लिखा था सुहेल बड़ाइच ने, वो भी आपके सामने पेश किया कि कैसे 16-17 साल की उम्र में वो बैरून मुल्क जाके बेचारे दिन रात मेहनत करके अपनी जहानत के ज़रिए, अपनी काबिलियत के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए लंदन और जद्दा में कारोबारी जो फैक्ट्रीज हैं, जो बिजनेस एम्पायर है, उसकी बुनियाद रखते हैं। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ने कोई मनी ट्रेल नहीं दी, बस उन्हें सदी का सबसे मेहनती, ज़हीन, काबिल और जो एक स्टूडेंट, एक शख्स के तौर पे पेश किया था। ठीक है, तो चुनाचे इस किस्म के सहाफ़त का मकसद ही यही होता है कि जब मामला उस मामले पे बहुत ज़्यादा शोर उठने लग जाए, हर तरफ आवाज़ें उठने लग जाएं, सवाल उठने लग जाएं, तो उस मामले को कंफ्यूज कर दिया जाए कि देखिए जी फलां जगह भी साबित नहीं हुआ, फलां भी साबित नहीं हुआ। खैर ये एक तवील बहस है। आज जो वीडियो है उसमें से मैं एक मिसाल के ज़रिए आप लोगों की खिदमत में ये बात पेश करने की कोशिश करूँगा, अपना ये मुकदमा पेश करने की कोशिश करूँगा कि एक फ़िक्रा जो मशहूर है कि खाता है तो लगाता भी है। ये बात है। अब पहले सवाल तो ये है कि लगाता किस पे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, अब वो इस मसले को इंटरप्रेट करने में लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। उस मसले को सही तौर पे वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते अपने जहन में, क्योंकि ज़ाहिर है अकीदत परस्ती का एक दौर है, एक ऐसे सहाफ़ियों का एक दौर है कि जब कोई एक उठ के उनको नज़रियाती साबित करने लग जाता है, कोई इनकलाबी, कोई बागी साबित करने लग जाता है, कोई उनके बेटों को पूरी सदी का कार्ल मार्क्स से भी बड़ा ज़हीन, काबिल, मेहनती साबित करने लग जाता है, तो लोग फिर शख्सियत परस्ती के सहर में मुब्तला हो जाते हैं। ठीक है, ये खैर एक अलग बात है। मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों की खिदमत में ये पेश किया था, खाता है तो लगाता भी है। ठीक है, अब लगाता किस पे है? जिस पे वो लगाता है फिर उसी से ही खुद खाता है। ठीक है, ये सारा गेम इनकी ज़ात तक ही महदूद होता है। मैंने इस फिक्रे की तशरीह जो शवाहिद मेरे सामने आए हैं, जो दलाइल मेरे सामने हैं, जो सबूत मेरे सामने आए हैं, उनकी मौजूदगी में मेरे नज़रों में इस फिक्रे की तशरीह ये है कि अपने बिजनेस पार्टनर्स पे लगाता है और फिर उन्हीं बिजनेस पार्टनर से खाता भी है। ये उस फिक्र की तशरीह। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख लें 1970 में निशात ग्रुप जो है, जो कल भी मैंने जिक्र किया था कि 2016 में नवाज शरीफ साहब अरबपति खानदानों की फहरिस्त में पहले नंबर पे हैं और निशात ग्रुप जो है वो मियां मनशा जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। अच्छा, और मियां मनशा 1970 में
जो अरबपति ख़ानदान थे उनकी फहरिस्त में वो आखिरी नंबर पे थे, 22वें नंबर पे थे। खैर 1970 में निशात ग्रुप के पास मगरबी पाकिस्तान में 6 यूनिट थे। निशात कारपोरेशन, निशात सरहद टेक्सटाइल, निशात टेक्सटाइल मिल्स फैसलाबाद, निशात केमिकल्स, निशात एजेंसीज कोटड़ी, करीमी इंडस्ट्रीज नौशहरा। ये मशरकी पाकिस्तान में इनके पास जो है 4 सनती यूनिट है, मगरबी पाकिस्तान में 6 और उसमें 4 थे। खैर आगे चलें, मियाँ मनशा के उरूज का आगाज़ 1990 के बाद उस वक्त हुआ जब मियाँ नवाज शरीफ ने वजारत उज़्ज़मा का मनसब संभाला। ये मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है तहकीकात करके। बेकौल मियाँ मनशा के नवाज शरीफ के दौर में खुशकिस्मती मेरे साथ रही। नवाज शरीफ के 3 साल दौर हुकूमत में मियाँ मनशा ने खूब तरक्की की। नवाज शरीफ ने कौमी इदारों की कौड़ियों के बहाव निजकारी का आगाज़ किया तो मियाँ मनशा ने बहुत से सनती यूनिट कौड़ियों के बहाव खरीद लिए। उस दौर में नवाज शरीफ ने जितने यूनिट प्राइवेटाइज किए उनमें से आधे से ज़्यादा कौड़ियों के भाव मियाँ मनशा को दिए गए। उस दौर में नवाज शरीफ का सबसे बड़ा ड्रामा मुनाफा बख्श मुस्लिम कमर्शियल बैंक की निजकारी था, तो मियाँ मनशा का बहुत बड़ा कारनामा मुस्लिम कमर्शियल बैंक की खरीदारी था। अब जरा देखें, खाता है तो लगाता भी है। इस नाजायज़ और गलत तरीके का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ ने 6 नवंबर 1990 को हुकूमत संभाली। 15 दिसंबर 1990 को उन्होंने मुस्लिम कमर्शियल बैंक की निजकारी का ऐलान करते हुए उसकी बोली मांग ली। अच्छा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सारे मनसूबाबंदी पहले ही हो चुकी थी। निजकारी के ऐलान के सिर्फ 1 माह बाद 15 जनवरी 1991 को बैंक उन्होंने मियाँ मनशा के हवाले कर दिया। 6 नवंबर को इक़्तिदार संभालते, 15 दिसंबर को MCB की निजकारी का ऐलान करते और 15 जनवरी को मियाँ मनशा के हवाले कर दिया जाता है। इसमें यह भी बात नाज़रीन याद रखें कि बोली में पहले बोली में जो थे तवक्कल ग्रुप और आदम जी बोली के लिहाज से पहले और दूसरे नंबर पे थे और मियाँ मनशा नीचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक उनके हवाले किया गया। साबिक सदर फारूक लगारी जो 1993 में वफाकी वज़ीर बराए मालियात थे ने इल्ज़ाम लगाया था कि ऐसा इसलिए किया गया कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़ास करम फरमाते और ये बैंक मियाँ मनशा के हवाले करने का पहले से एहतमाम किया गया था। मियाँ नवाज शरीफ की कौमी इदारों को कौड़ियों के भाव बेचने की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के तहत मियाँ मनशा बहुत ही कम अरसे में 5 सीमेंट फैक्ट्रियाँ और 1 बैंक खरीद चुके थे। ये 5 सीमेंट फैक्ट्रियाँ नवाज शरीफ ने प्राइवेटाइज की थी और 5 मियाँ मनशा ने खरीदी थी। जैसे ही सीमेंट की ये 5 बड़ी फैक्ट्रियाँ निजी मलकियत में आई, सीमेंट की कीमत आसमानों से बातें करने लगी। आप पूरा गठ जोड़ आप लोगों को समझ आ रहा है कि 5 बड़े कारखाने सीमेंट के उनके हवाले कर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर सीमेंट की कीमतें एकदम से बढ़ा दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि अब तो वो प्राइवेटाइज हो गई हैं। पहले आधी कीमतों पे उनको दे दी गई, उसके बाद उनकी कीमतें बढ़वाई गई, अब उनको कीमतों में भी दोनों का हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ चलते जाएं। निजकारी से हासिल होने वाली इन सनती यूनिट की वजह से मियाँ मनशा, जिनका शुमार 1970 के अरबपति ख़ानदानों में 22वें नंबर पर हो जाता, 1990 में छठे और 1997 में पहले नंबर पे आ गया। अच्छा, अब आगे भी चले। मियाँ मनशा की 7 उंगलियां उस वक्त घी में आई जब 2013 में मियाँ नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर आज़म बने और कई मीटिंग दोनों नवाज शरीफ के साथ देखा गया। इसहाक डार साहब ने मियाँ मनशा के साहिबजादे को सुई नादरन का डायरेक्टर बनवाया, जिनके आजकल तरफ हुसैन साहब बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, शायद इन्हीं खिदमात के बदले में कर रहे हो, आई डोंट नो। तो मियाँ मनशा के वारे नियारे हो गए। पूरे पंजाब में सर्दियों के दौरान गैस की सप्लाई बंद रहती, लेकिन मियाँ मनशा की DG खान सीमेंट फैक्ट्री में 1 मिनट के लिए भी गैस बंद नहीं हुई और ना प्रेशर में कोई कमी आती है। आज निशात ग्रुप 50 से ज़ायद कंपनियों और सनती यूनिट का मालिक है और उसका शुमार पाकिस्तान के सबसे बड़े करोड़पति ग्रुप में होता है। फरवरी 2007 में आगे चलें सर, निशात ग्रुप ने एनर्जी सेक्टर में भी सरमायाकारी की और 5 पावर प्लांट लगाए एनर्जी सेक्टर में। ठीक है, अब उसके निशात पावर लिमिटेड और लायलपुर लिमिटेड और पाक जिन पावर लिमिटेड, निशात ग्रुप की इन पावर कंपनियों का फ़ायदा 2013 में नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद उस वक्त हुआ जब सर्कुलर डेट की अदायगी के नाम पर मियाँ मनशा की पावर कंपनियों को अरबों रुपए की अदायगी कर दी गई। ठीक है, सर्कुलर डेट, इस पे मैं अलग मौजू कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो 400 अरब की अदायगी में 2/3 हिस्सा मियाँ मनशा की पावर कंपनियों को बिलों में अदा किया गया। पाक जिन प्राइवेट पावर लिमिटेड को 7 अरब, अच्छा एक जो कंपनी है
उसको मियां मंशा की एनर्जी सेक्टर की 7 अरब की अदायगी की गई। इस कंपनी में उस वक्त के वफाकी वजीर पानी व बिजली ख्वाजा आसफ के 5 करोड़ के शेयर्स थे। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, आगे चलें ज़रा। आखिरी फिक्रा, मियां मंशा ने मुस्लिम कमर्शल मियां मंशा ने मुस्लिम कमर्शल बैंक के 20% शेयर्स को $907 मिलियन में फ़रोख्त कर दिया। ठीक है, और 907 मिलियन 20% शेयर मुस्लिम कमर्शियल बैंक के, और इस इकदाम ने उनके असासों की मालियत में $1 बिलियन का इजाफा किया। और इस तरह ये सियासत, तिजारत और सहाफ़त का गठजोड़ होता है। और ये आपने देख लिया कि किस पे लगाते हैं ये। ठीक है, और ये सरकारी वसाइल को, यानी कि कौड़ियों के भाव अपने ज़ाती जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनको फ़रोख्त कर दिया जाता है। उसके बाद वो चंद शेयर्स उसमें से भेज देते हैं, जैसे MCB का मैंने बताया कि 20% और $1 बिलियन में उसके असासों में इजाफा, और उनमें से कमीशन इन हुक्मरानों को मिलता है, फिर ये अपने कारोबारों में लगा देते हैं। तो यही मतलब है, जो खाता भी है और लगाता भी है। लगाता अपनों पे है, 5-5 सीमेंट फैक्ट्रियाँ उनको हवाले कर दी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा उनको गैस की सप्लाई मुस्तकिल जारी रहती है। उनके बेटों को इसहाक डार साहब जो है वो कंपनियों में डायरेक्टर लगा लेते हैं, और इस तरह ये सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। और फिर जब कोई सवाल उठाते हैं तो तलत हुसैन जैसे और चंद दूसरे जो सहाफ़ी हैं, हामिद मीर जैसे, वो उनको नज़रियाती, इनकलाबी और बागी साबित करना शुरू कर देते हैं। और दूसरे सुहेल वड़ाइच साहब उनके बेटों को जो है ना वो सदी का सबसे अजीम इंसान और सबसे मेहनती और काबिल साबित करते हैं कि उन्होंने मेहनत करके बेचारों ने जो है ना वो बिज़नेस एम्पायर बनाया लंदन में। ठीक है, तो ये मुकाबला जारी है नाजरीन, इस पे मज़ीद बात होती रहेगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।